हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। बच्चों, ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इंटीग्रेशन। आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसको कनेक्ट करते हैं अपने पिछले टॉपिक से जो हम पहले पढ़ के आए हैं। बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपसे डिफ्रेंशिएशन डिस्कस किया था। देखो हमने क्या सीखा था और कैसे करके ये इंटीग्रेशन से कनेक्ट होता है। ये x है और ये आपका y है और y क्या है आपका कोई fx है ना। अब मान लो कोई एक फंक्शन है, इसमें जो टोटल चेंज आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है। ये सब पुरानी बातें मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। कोई एक फंक्शन है जिसमें a से लेके b तक ये टोटल चेंज आया था। मैंने आपसे पूछा था अगर इस फंक्शन में टोटल चेंज ये है तो ये क्या चीज़ है, तो यह है इसका स्मॉल चेंज। कब? जब x में एक छोटा सा चेंज आया dx, तो उस सिचुएशन में y में जो चेंज आएगा वो कितने के बराबर था, dy था, है ना। तो एक्चुअली बच्चों डिफरेंशिएशन ने हमें क्या बताया, डिफरेंशिएशन ने हमें बताया अ वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरा कहने का मतलब है कि अगर y कोई एक फंक्शन है fx, है ना, तो अब इसका अगर मुझे एक स्मॉल चेंज निकालना है तो मैं इसको dy बाई dx कहता था, जो एक्चुअली f डैश x के बराबर हुआ करता था, याद आया ना। और इसी को हम क्या बोलते थे, डेरिवेटिव ऑफ y या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोला करते थे। अब बच्चों ये सारी बातें थी, ये स्मॉल चेंज के लिए थी। अब मान लो मुझे a से b तक का टोटल चेंज कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, a से b तक का टोटल चेंज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरी अप्रोच क्या रहेगी ऐसा करने के लिए। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि ऐसे छोटे छोटे टिनी चेंज, है ना, टिनी चेंज अगर मैं dy ये सारे चेंज अगर मैं ऐड अप कर दूं, है ना, ये छोटे छोटे dy को अगर मैं ऐड अप कर दूं तो बताओ मुझे ये टोटल चेंज मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, हाँ, है ना। अब इसी प्रोसेस को, इसी एडिशन को जिसमें हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टिनी डिवाइस को ऐड कर रहे हैं, है ना, तो इस छोटे छोटे डिवाइस को ऐड करने के एक प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को इस तरीके से ऐड करते हैं, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर a से लेके b तक ये एक छोटा चेंज है, तो जो a से लेके b तक का ये जो स्मॉल चेंज है, तो a से b तक का जो टोटल चेंज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की या एनालिसिस करने की जो टेक्निक रहेगी वो ये रहेगी कि अगर आप इस छोटे छोटे चेंज को ऐड अप कर दें, है ना, ऐड अप कर दें, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, है ना। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये तो हो गया dy, ये है आपका f डैश x इंटू dx, है ना। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये छोटे छोटे डिवाइस को ऐड करना है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, है ना। तो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन का साइन। अब इसमें है क्या क्या, एक एक चीज़ को समझना बच्चों। ये जो चीज़ लिखी हुई है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है ना, जिस टर्म को आपको इंटीग्रेट करना है, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। और जो dx लिखा है बच्चों, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर, है ना। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग कुछ नहीं है बच्चों, जो भी आपका फंक्शन आपको दे रखा है ना, जैसे ये x के टर्म्स में है फंक्शन, तो इसका ऑपरेटर भी किसके टर्म्स में होगा, x के टर्म्स में होगा। जैसे मान लो यहाँ पे f डैश t होता तो यहाँ पे क्या आता, dt आता। यहाँ f डैश z होता तो यहाँ पे dz आता। तो जो भी आपका फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, आपका ऑपरेटर होगा। अब आगे की कहानी क्या है बच्चों, आगे की कहानी कुछ ऐसी है। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, देखो आप सारे डिवाइस को, सारे छोटे छोटे टिनी डिवाइस को ऐड अप कर रहे हो, तो बताओ अगर आप सारे डिवाइस को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा, टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ y मिलेगा, है ना। अच्छा अब जरा यहाँ हो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना आप। अब अगर मैं इस f डैश x को इंटीग्रेट करूँ तो अब पहले तो आप देखो f डैश x है क्या, तो बच्चों यही तो आपका f डैश x है, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यही तो आपका f डैश x है। अब अगर मैं इस f डैश x को ऐड अप कर रहा हूँ, है ना, देखो अगर आप इसको fx मान रहे हो तो इसका मतलब ये चीज़ f डैश x है। अब अगर ये f डैश x है तो ऐसे कई सारे f डैश x यहाँ पे हैं और सारे f डैश x को हम ऐड करने वाले हैं।
बताओ अगर सारे एफ डैश एक्स को ऐड कर देंगे तो क्या मिलना चाहिए ओवरऑल? हाँ, क्या मिलना चाहिए? एफ एक्स मिल जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एफ डैश एक्स को ऐड करेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स ही मिलेगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब बच्चों इंटीग्रेशन में ना, इस टाइप के इंटीग्रेशन में हमें एक सी इन्वॉल्व करना पड़ता है। अब ये सी क्या है? इसको सी को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है ये भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, है ना। पहले एक बार ज़रा फिर से चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करो, एक बार फिर ज़रा देख लेते हैं ये क्या फंडा है। मान लो कोई एक फंक्शन है जिसमें ए से लेके बी तक ये चेंज अप हो रहा है ना। अब चेंज अप हो रहा है करके ही इसको समझेंगे। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है ये इसका स्मॉल चेंज है जिसको आप डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स कहते थे। अब इंटीग्रेशन कहता है कि अगर आप ये सारे के सारे छोटे छोटे चेंजेस को अगर ऐड कर देते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करना चाह रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ही वो ऐड हो सकता है ना। तो उसी तरीके से इसी सोच के संग अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? एफ डैश एक्स आया। फर्दर मैंने इसको डी वाई लिखा और इस x को डी एक्स को यहाँ भेज दिया। फिर मैं ये सारे के सारे डी वाई ऐड करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। अब मैं जब इसको इकट्ठा करूँगा तो डी वाई ऐड होकर क्या बता देंगे? चेंज इन वैल्यू ऑफ या टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ y बता देंगे। उसी तरीके से अगर आप इस एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। संग में क्या लगा रखा है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगा रखा है। अब ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी का क्या मतलब है? थोड़ा सा मैं आपको पहले ज़रा इंटीग्रेशन का आइडिया देता हूँ बच्चों। ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या फ़र्क है दोनों में? देखो बच्चों, जब आप किसी इंटीग्रेशन को विदाउट लिमिट एनालिसिस कर रहे होते हो या विदाउट लिमिट सॉल्व कर रहे होते हो तो डेट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसा मैंने यहाँ कर रखा है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे अगर लिमिट्स पुट कर देता, अब लिमिट्स का मतलब होता है x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब x की वैल्यू चालू कहाँ से हो रखी है? जब इस फंक्शन में चेंज आना शुरू हुआ। मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पे a थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते x की वैल्यू कितनी हो गई? b हो गई। कितनी हो गई? b। बच्चों इन्हीं को बोलते हैं हम लिमिट्स। क्या बोलते हैं? लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। मतलब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो सकता है? a से लेके b तक इंटीग्रेट हो सकता है ना। अब अगर मान लो मुझे लिमिट्स दे रखी हैं तो उस सिचुएशन में मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी a से कहाँ तक? b तक। अब जो ये लिमिट्स होती हैं, याद रखना बच्चों, ये हमेशा x की वैल्यू होती हैं। क्या होती हैं? x की। ये सबसे छोटी वैल्यू, ये सबसे बड़ी वैल्यू, ऐसा हम अभी सोच सकते हैं, है ना। अब अगर ये लिमिट्स यहाँ पे पुट कर दी जाए तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उस सिचुएशन में हमें इस कांस्टेंट सी की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अगर मैं यहाँ पे विदाउट लिमिट्स इस इंटीग्रेशन को एनालिसिस कर रहा होता हूँ या सॉल्व कर रहा होता हूँ तो उस समय जो आपका इंटीग्रेशन कहलाता है वो कहलाया जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का हमारे पास एंड रिजल्ट आता है तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट सी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसको आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हो, है ना। अब ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का फंडा क्या है बच्चों? ये थोड़ा अभी रुक जाओ, अभी मैं आपको थोड़ी देर में सिखाता हूँ ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का फंडा क्या है, क्या इसकी ज़रूरत है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करें। उससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले ज़रा इस पैटर्न को याद रखना बच्चों, क्योंकि आज की पिक्चर का ये सबसे प्रमुख किरदार है, सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर होने वाला है आने वाले समय में, है ना। तो आज की पिक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर ये है, तो उसको ज़रा याद रखना। इसको मैं भी आपके सामने यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है ये इंटीग्रेशन का, पहला फॉर्मूला और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। मान लो आपको x की पावर n आपको दिया हुआ है और आपसे कहता है इसको इंटीग्रेट करो। तो जब भी आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होते हो तो दो तीन चीज़ें याद रखना। पहली चीज़, एक तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आएगा ऑपरेटर। अब क्योंकि ये x के टर्म्स में है फंक्शन, तो ऑपरेटर भी किसके टर्म्स में होगा? x के टर्म्स में होगा। अभी फिलहाल के लिए हम लिमिट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। लिमिट्स को पुट करना बच्चों बहुत आसान होता है, उसको अभी थोड़ी देर में देख ही लेंगे। पहले आप इस फॉर्मूले पे ज़रा फोकस करना बच्चों। ये फॉर्मूला होता है, अगर x की पावर n को इंटीग्रेट करना हो तो ये होता है x पावर जितनी भी दे रखी है उसमें आप क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। और जो भी इसकी पावर है
उसको हूबहू वैसे ही कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। अब क्योंकि मैं इंटीग्रेशन फिलहाल के लिए विदाउट लिमिट्स कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं, है ना। तो ये पहला फॉर्मूला होता है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और उससे पहले जरा इस फॉर्मूले को अप्लाई करना देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये फॉर्मूला किस किस तरीके से लग सकता है। तो उसके लिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास एक फंक्शन है x की पावर 5 और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो फिर दो काम तुरंत कर लिया करो, एक तो इसका ऑपरेटर रख दो और एक लगा दो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। अब क्या होगा इसका रिजल्ट, सिंपल है। बताओ यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि n इज इन नेचुरल नंबर। बच्चों n यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी पावर दे रखी है उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं और जो भी x की पावर में आ रखा है उसको हूबहू डिनोमिनेटर में पुट करते हैं। बस ये जो भी आ रहा है यही इसका क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। आई बात समझ में ना, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी एग्जांपल में मैं 2-3 चीज़ें इकट्ठे कवर अप कर दूंगा। जैसे मेरा अगला एग्जांपल है 4x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब मुझे इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेट करना है तो पहला इंटीग्रेशन और फिर लगाया यहाँ पे इसका ऑपरेटर। तो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखो, सबसे पहली चीज़, जब आप इसको इंटीग्रेट करें तो इसमें आपकी सोच क्या होनी चाहिए। देखो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बड़े हिसाब से करेंगे हैं इसको। आप क्या करोगे, इनको इंडिविजुअल फंक्शंस की तरह ट्रीट करोगे। जैसे ये आपका एक फंक्शन है, आप क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन को इसको भी दोगे विद दिस ऑपरेटर dx। मेरे कहने का कुछ ऐसा मतलब है 4x³ इंटू dx, मतलब इसको इंटीग्रेट करा dx के रेस्पेक्ट में, बीच में प्लस, फिर इस x² को इंटीग्रेट करा किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। अब बचा है 1, तो प्लस 1 को इंटीग्रेट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस है 1 से अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो चाहे 1 रखो या न रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है आपके पास, इसको इंटीग्रेट करना है आपने। अब इसको देखो, ये है 4x³ का कोफिशिएंट। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 4 को तो क्या रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं, 4 है, 4 ही रहेगा, कांस्टेंट है ना। तो इसको तो लिख दो ऐसे ही, मतलब इंटीग्रेशन से कर दो बाहर। अब बचा x का क्यूब। x का क्यूब का इंटीग्रेशन आप जानते हो, इससे अगर कंपेयर करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3 है, प्लस 1 करो तो कितना बन जाएगा, 4। वेरी गुड। नीचे कौन बैठेगा, 4, है ना, प्लस। ये हो गया इंटीग्रेशन का काम खत्म, इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ आ जाओ, अब ये x² है ना। तो अगर x² है तो क्या करना है, पावर में 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करते ही कितना बन जाएगा, 3। और जैसा पावर में है वैसा ही डिनोमिनेटर में पुट कर देना है। अब यहाँ आते हैं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे इसमें ज़रा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये 1 5 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले तो आप इस 1 को तो भूल ही जाओ, ये 1 है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक्चुअली मुझे क्या करना है, इस dx को इंटीग्रेट करना है। अब ये dx को इंटीग्रेट करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा ये मैं आपको बताने के लिए ज़रा यहाँ लेके आता हूँ दोबारा से। बच्चों मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल चेंज है वो कितना है, x के बराबर है। कितना है टोटल चेंज, x है। अब अगर ये टोटल चेंज x है तो मैं आपसे पूछूं ये चीज़ क्या है, तो ऑब्वियस है ये स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x है, मतलब ये dx है ना, dx। अब अगर ये dx है तो ऐसे ही एक dx यहाँ भी है, एक dx यहाँ भी है, dx 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 सारे dx है ना। अब मैं आपसे अगर कहूँ इन सारे dx को ऐड कर दो, तो एक्चुअली मैं आपसे क्या कराना चाहता हूँ, मैं इनको आपसे ऐड कराना चाहता हूँ, तो मतलब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। तो सारे dx पर जोड़ेंगे, इसका मतलब सारे dx को मुझे इंटीग्रेट कर देना है। बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सारे dx को ऐड कर दिया है तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाँ सही सोचा आपने, क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब अगर ये dx का इंटीग्रेशन x होता है तो बताओ dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, बिल्कुल सही बात, कितना होगा, t के बराबर होगा। dz का इंटीग्रेशन कितना होगा, z के बराबर होगा। तो बस बात आपके समझ में आ गई है। तो फाइनली 1 इंटू dx या फिर सिंपली dx का इंटीग्रेशन कितने के बराबर, x के बराबर है। अब क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का काम कर दिया है ख़त्म, तो अब एक फॉर्मेलिटी और बच गई है, क्या लगाना यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगाना। तो उम्मीद है आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा और इसी के बेस पे मैंने आपसे 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं।
आइए एक दो क्वेश्चंस या फिर एक दो फॉर्मूले और आपसे डिस्कस करते हैं। बच्चों अगले फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, मान लो आपको एक फंक्शन दे रखा है 1/x इंटू डी एक्स, है ना। 1/x आपको इंटीग्रेट करना है, तो एक लगेगा इंटीग्रेशन का साइन, एक बनेगा ऑपरेटर। अब बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। अब इसको क्या सोच रखी जाए। अच्छा, सोच रखने से पहले जरा याद करते हैं पुरानी कहानी को। बच्चों आपको याद है मैंने आपसे कहा था y एक फंक्शन है fx, है ना। याद रखना, जरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। फिर मैंने आपसे कहा इसका dy/dx करो, बिल्कुल सही बात, आपने इसका dy/dx किया, मतलब यहाँ मिला आपको f'(x). फिर मैंने कहा dy क्या होगा, dy होगा f'(x) इंटू dx। अब हम ये स्मॉल चेंज को ऐड अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। अब जो आपने इंटीग्रेट किया, बताओ मुझे क्या मिला, मुझे मिला था टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ y। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कितने के बराबर होगा, तो ये मैंने आपको बताया था f'(x) में इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, fx मिलेगा। क्या मिलेगा, fx मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे जाके मैंने एंड अप कर रखा है। कॉन्स्टेंट सी के लिए टेंशन मत लेना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे ही। तो अगर y एक फंक्शन fx है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट किया, वापस रिजल्ट क्या मिल गया आपको, वही मिल गया। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन क्या है, एक किस्म का एंटी डेरिवेटिव है। मतलब जिस टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, जिसको अगर आप एक टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस आपको वही फंक्शन दोबारा मिल जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई होगी तो टेंशन ना लें, ये 2-4 एग्जाम्पल देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। हाल फिलहाल से आपको याद ही रखना है कि अगर y एक फंक्शन है fx, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर दोबारा इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, y ही मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ से चला 1 मीटर आगे गया, वापस 1 मीटर पीछे आ गया, तो मैं वहीं का वहीं आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ऐसा किया फिर ऐसा किया, फिर वापस आपको वही रिजल्ट मिल गया। तो एक किस्म का जो डिफ्रेंशिएशन है या फिर जो इंटीग्रेशन है वो एक किस्म का एंटी डेरिवेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है, एंटी डेरिवेटिव माना जाता है। इसका मतलब बच्चों सिंपल सा ये है कि जो 1/x का इंटीग्रेशन होगा, ये एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1/x जिसका डेरिवेटिव था उसी का ये क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। है ना, बात समझ में आई? नहीं आई? आओ मैं आपको याद दिलाता हूँ बच्चों। आपको मैंने log x एक फंक्शन दिखाया था, याद आया है ना। मान लो log x एक फंक्शन मैंने आपको याद दिलाया जब मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ाए थे, और आपसे कहा था कि इसका dy/dx कितना होगा। तो इसका dy/dx कितना होता था, हाँ 1/x हुआ करता था। अब अगर इसका डेरिवेटिव 1/x है तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log x होगा। क्यों? आओ जरा सोचते हैं दोबारा से, है ना, थोड़ा समय ले लेते हैं। ऐसी अच्छी चीज़ों पे थोड़ा समय ले लेना चाहिए। y एक फंक्शन है log x, y एक फंक्शन है fx। मैंने इसका dy/dx किया, क्या किया, dy/dx कितना आया था, 1/x आया था। फिर मैंने लिखा dy, बताओ dy कितने के बराबर, 1/x इंटू dx के बराबर। अब जरा इसको आपस में मैच करने की कोशिश करो। y इज इक्वल टू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू fx, dy/dx इज इक्वल टू 1/x, dy/dx इज इक्वल टू f'(x). मतलब ये कुछ नहीं है, f'(x) है हमारे फंक्शन का। तो dy इज इक्वल टू f'(x) इंटू dx। अब बच्चों अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे अगर fx मिलता है तो बताओ इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, हाँ इसको इंटीग्रेट करके मिलेगा log x। क्या मिलेगा, log x मिलेगा। तो बस यही है इसका आंसर। इसका मतलब अगर आपको कभी 1/x dx मिलता है तो इसका इंटीग्रेशन कितने के बराबर होता है, log x के बराबर होता है ना। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रखता हूँ, देखते हैं आप इसको एनालिसिस कर पाते हो नहीं कर पाते, वैसे गलत ही करोगे। मान लो आपको ना 1/x² इंटू dx इसको इंटीग्रेट करने को कहा जाए, मतलब 1/x² को अगर आपको इंटीग्रेट करने को कहा जाए, ये रिजल्ट क्या होगा। अब अगर कुछ सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट log x का स्क्वायर प्लस c जैसा होगा, तो बच्चों बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। पहली चीज़, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x² का डेरिवेटिव 1/x² नाम की हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी। तो ओवरऑल कहने का एक ही मतलब है कि log तब लगेगा जब यहाँ पे x किस में होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर।
जबकि यहाँ x कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो ध्यान रखना 1/x के लिए ही सिर्फ आप log x ले सकते हो, 1/x² के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है ना बढ़िया सी बात। तो चलो इतनी बात आपके समझ में आई। तो अब आपके दिमाग में अगला सवाल होगा कि 1/x² का इंटीग्रेशन होगा क्या। आओ बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं और उसके बाद फिर इसकी एक जनरल फॉर्म में आपसे डिस्कस करूँगा, ध्यान देना, ठीक है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो उसके लिए ज़रा एक काम करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं ऐसे करके, x⁻² इंटू dx, है ना। इसको कर सकते हैं ना ऐसा। अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज, इसका पावर -2 हो जाएगी। अगर आप देखो तो ये इससे रिजेंबल करता हुआ नजर आ रहा होगा, जहाँ पे n की वैल्यू कितने के बराबर है, -2 के बराबर है। अब क्योंकि ये इससे मिलता जुलता लग रहा है तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर -2 थी, जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, जो भी पावर है उसमें +1 हो जाएगा, और जैसा पावर में है बिल्कुल एज इट इज़ इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और सब में क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट c, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा अगर सजा के लिख दो तो ये x टू दी पावर कितनी हो गई है, -1 हो चुकी है। नीचे कौन बैठा हुआ है, -1 बैठा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये x टू दी पावर -1 ओवर -1 जैसा आपको लग रहा होगा। और अगर अच्छा लिखो तो ये 1/x माइनस का 1/x प्लस c, ये रिजल्ट फाइनली हमारे पास सामने आया। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास 1/x² dx है तो उसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। अब अगर ये इस फॉर्मेट में आ गया है तो ये रिजल्ट इसका रहेगा, वही हमने फॉलो किया, जो भी पावर थी उसमें +1 किया और जो टोटल पावर थी उसको नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख दिया। अब थोड़ा सा मेकअप वेकअप किया तो फाइनली ये इस फॉर्म में हमें देखने को मिला। तो कहने का मतलब अगर आपके पास 1/x² है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1/x⁻1 प्लस c। अब आप सोच रहे हो कि मैंने 1 क्यों लिखा, 1 लिखने के पीछे बच्चों एक छोटा सा रीज़न है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब मान लो इसकी जगह पे अगर 1/x² की जगह पे अगर आपके पास कहता कि भैया 1/x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बच्चों वही टेक्निक यहाँ भी काम करेगी। देखना रिजल्ट क्या आएगा। बताओ इस चीज़ को मैं न्यूमरेटर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, x⁻−c हो जाएगा ना। फिर अब क्योंकि ये इससे मैच करता हुआ दिख रहा है तो बस वही टेक्निक आप यहाँ भी लगा दो। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितने के बराबर आएगा, जितनी भी x की पावर है उसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, और जो भी पावर में आ रखा है उसको एज इट इज़ डिनोमिनेटर में पुट कर दो। संग में क्या लगाना है, c। अब थोड़ा इसका मेकअप करो, देखो कितना आ रहा है, ये आएगा x⁻2, नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा x⁻2, और इसको सॉल्व करोगे कितना बचेगा, -2। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा अपने आप सॉल्व करो तो ये आएगा 1/-2x⁻2 के बराबर, है ना। तो कहने का मतलब है 1/x का इंटीग्रेशन कितने के बराबर आया, इतने के बराबर आया। सी लिखना भूल गया था। तो फाइनली ये रिजल्ट मेरे सामने आया है, 1/-1/2 इंटू x⁻2 प्लस c के बराबर। अब देखो एक छोटा सा जादू मैं आपको दिखाता हूँ, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको इसकी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, जनरलाइज्ड फॉर्म से पहले एक चीज़ और ज़रा देखो। मान लो आपसे पूछा जाता 1/x⁴ dx का इंटीग्रेशन कितना होगा। बार बार कितनी बार करते रहेंगे ना, एक ही चीज़ को बार बार बता रहा हूँ, आप भी बोर हो जाओगे। आप पैटर्न को समझो। देखो जब आपके पास 1/x² था तो उसका इंटीग्रेशन कितना आया, -1/x⁻1। मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए ज़रा 1 मान लेता हूँ, हाँ। तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आया, -1/1 इंटू x⁻1। 1/x³ का कितना आया, -1/x⁻2 इंटू 2। अगर आप देखो तो एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। पैटर्न क्या है, x की जो भी पावर है इंटीग्रेट करने के बाद एक कम हो गई और जो भी पावर में है उसको उसका कोफिशिएंट बना दिया। x⁻3 थी, इंटीग्रेट करने के बाद x⁻2 हो गई और जो पावर है वही इसका कोफिशिएंट बन गया। ध्यान रखना दोनों जगह पे नेगेटिव आ रखा है। अब जरा सोच के बताओ इसका क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा। क्या आएगा, ये x⁻4 है तो ये हो जाएगा x⁻3 और जो भी पावर में वो बन जाएगा इसका कोफिशिएंट और सब में आ जाएगा। बहुत ही सही आपने सोचा है ना। अब अगर मैं इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म आपसे कहूँ तो जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे होगी बच्चों, तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। तो जैसे मैं इसको अपना पहला फॉर्मूला कहा है, ये दूसरा फॉर्मूला, तो ये आया मेरा तीसरा फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻n इंटू dx। खुद से एक बार जरा सोचो क्या आएगा। सबसे पहले 1/x⁻ समथिंग है,
तो इसका मतलब यहाँ एक नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, बस यहाँ पे n 1 नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के जो भी होगा तो यही फॉर्मूला काम करेगा। तो सबसे पहले लगाया नेगेटिव, ऊपर 1, नीचे x की पावर n है तो यहाँ कितनी हो जाएगी x की पावर n माइनस 1, और जो भी पावर में वो इसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। बन गया आपका बच्चों एक बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला, है ना। अब बच्चों ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से अगर पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे हिसाब से यही बनता है। बार बार आपको उसको ऊपर ले जाना, सॉल्व करना, ये करना, अलाना फलाना ढिमकाना, इस सबसे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है इस फॉर्मूले को एज इट इज़ याद कर लें। और कैसे करके आया उसके लिए मैंने आपको ये स्टेप्स के बेसिस पे इनको सिखा रखा है, कैसे करके हमने इसको इंटीग्रेट किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मैंने आपसे 3 फॉर्मूले डिस्कस करे हैं। एक डिस्कस किया x की पावर n, दूसरा डिस्कस किया 1/x, और तीसरा डिस्कस किया 1/x की पावर n। कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब डिस्कस करते हैं वो जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का फंडा है ये क्या है। अब इसको समझने के लिए, उसी को समझने के लिए मैं आपके सामने 2 एग्जांपल रख रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y = x², है ना, और दूसरा फंक्शन है y = x² + 5। अब मेरा आपसे पहला सवाल, क्या ये दोनों सेम फंक्शन है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। एक x² है और एक x² + 5 है। ध्यान रखना वो पैटर्न जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या पैटर्न था, y = fx, फिर उसका डेरिवेटिव मतलब dy/dx f'(x), फिर dy f'(x) × dx, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन। बस इसी कॉन्सेप्ट को मेरा यहाँ यूज़ करते हैं। हाँ ध्यान देना, अब y = x² है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मतलब मैं इसका dy/dx निकालना चाह रहा हूँ। अब मैं अगर पूछूँ इसका dy/dx कितना होगा, तो आपको याद होगा इसका dy/dx कितना होता था। मैं ज़रा रिकॉल करवा दूँ आपको, याद आया होगा आपको y = x की पावर n। तो जब हमने इसका dy/dx निकाला तो ये कितना आया था, याद आ गया ना, ये था nx n-1 था। वेरी गुड है। अब उसी तरीके से अगर मैं इसका dy/dx निकाल तो बताओ कितना आएगा, 2x की पावर 1, इतना ही आएगा ना। अभी फिलहाल के लिए इसको 1 रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, dy को एक तरफ करता हूँ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 2x की पावर 1 × dx। अब याद करो वो कहानी जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, क्या सिखाया था, y = fx, ऐसे ही बोला था ना। अब यहाँ आपको बोर्ड दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। फिर हमने कहा था dy/dx, तो dy/dx कितना आया था, f'(x) आया था। फिर क्या करा था, dy = f'(x) × dx, और फिर क्या कर दिया था, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया था। बस यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है ना। अब dy = इतने के बराबर, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर x² आपका फंक्शन था तो ये क्या है, उसका f'(x) है। क्या है उसका, f'(x). अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है इसको इंटीग्रेट। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं इंटीग्रेटिंग साइन लगाता हूँ दोनों साइड, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। बताओ dy का इंटीग्रेशन कितना होगा, हाँ टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ y होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अब सवाल है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने आपको बताया था। 2 इंटीग्रेशन से लिखोगे बाहर और x की पावर 1 को कर दोगे इंटीग्रेट। बताओ x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, जितनी भी पावर है उसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। बताओ 1 था, 1 में 1 ऐड करा, 2 आया, और जो भी पावर में आ रखा उसको एज इट इज़ डिनोमिनेटर में पुट कर देना है। प्लस संग में क्या बचा, कांस्टेंट c बचा। अब फिलहाल के लिए हम मानते हैं कि हमें इस कांस्टेंट c की ज़रूरत ही नहीं है। भाई कांस्टेंट c की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो फिलहाल के लिए मैंने कांस्टेंट c नहीं लगा रखा है। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। बताओ मुझे मिला क्या, मुझे मिला y = कितने के बराबर, x² के बराबर। बिल्कुल सही। यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, जरा एक बार कैमरे को चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब जरा यहाँ बढ़ो, यहाँ पे आओ। अच्छा अभी तक की स्थिति में जैसा एक्सपेक्टेशन थी ना बच्चों, वही रिजल्ट मिला। मतलब मेरे पास y = fx था, डिफ्रेंशिएट किया, फिर इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट करने के बाद मुझे वही रिजल्ट मिल गया जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। मतलब fx डिफ्रेंशिएट करने के बाद f'(x), फिर इंटीग्रेट करने के बाद वही फंक्शन दोबारा से आ चुका है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ज़रूरत है हमें c की, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक तो फिलहाल हमें लग रहा है कि हमें c की ज़रूरत थी ही नहीं। अब क्या वाकई हमें c की ज़रूरत नहीं थी, आओ उसके लिए ज़रा इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेम पैटर्न है ना, सेम पैटर्न यहाँ अप्लाई करते हैं।
पहला स्टेप मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालता हूँ। बताओ इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा? बताओ ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x है ये कांस्टेंट टर्म। बताओ कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? हाँ कितना होता है? 0। कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है ना, कोई भी स्मॉल चेंज बड़ा चेंज नहीं आ सकता। जो 5 है वो 5 ही रहेगा हमेशा, तो उसमें कोई भी स्मॉल चेंज नहीं आएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है? dy एक तरफ इज इक्वल टू 2x इंटू dx। मैं इसकी पावर जरा 1 लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो बताओ पैटर्न सेम बन गया नहीं बन गया? तो डी हुआ आपका dy, यह है आपका इस fx का f डैश x और यह आ गया आपका उसका ऑपरेटर डेट इज dx। अब क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। बताओ dy का इंटीग्रेशन कितना होगा? टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ y होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, इज इक्वल टू, अब इसका क्या होगा? 2 आएगा इंटीग्रेशन से बाहर और x की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी आपने देखा था कितना? x स्क्वायर बाई 2 से 2 कटा। फाइनली मुझे रिजल्ट क्या मिला? मुझे रिजल्ट मिला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे ये तो लोचा हो गया, पंगा पै गया। अब यहाँ बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट करके वापस वही रिजल्ट मिलना चाहिए था, मिल गया। सी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। आपको फंक्शन दिया, आपने उसको इंटीग्रेट किया, आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया और फिर इंटीग्रेट किया, तो उसका मतलब वापस आपको क्या मिलना चाहिए था? वो फंक्शन मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो पिक्चर की जो शुरुआत होगी ना बच्चों, आप पढ़ तो इंटीग्रेशन ही रहे हो ना, तो जो पिक्चर की शुरुआत होगी वो एक्चुअली यहाँ से होगी, वो यहाँ से थोड़ी होगी, वो तो यहाँ से शुरुआत होगी। मतलब आपको इसको इंटीग्रेट करने को कहेगा ना वो, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस वो क्या मिलेगा? वापस वो उसका ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए, जो फिलहाल के लिए हमें नहीं पता। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स स्क्वायर के संग कुछ था या नहीं था, तो हम क्या करते हैं? एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के भी तरीके होते हैं, वो आगे अभी हम क्वेश्चन में इसके एप्लीकेशन पार्ट में देख ही लेंगे। अब जैसे यहाँ सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ सी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे सी लगाना पड़ेगा। अब मैं पूछूं इसके हिसाब से सी का काम कौन कर रहा है? 0 कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या कभी सी की रिक्वायरमेंट नहीं? भैया अगला एग्जाम्पल ही आपसे कह रहा है कि भैया मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, आपने तो मुझे एक्स स्क्वायर पे ही छोड़ दिया है ना, तो इसलिए हमें नहीं पता वो फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके संग आजू बाजू कौन था, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है? किसी भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट सी को अप्लाई करना पड़ता है ना। आगे अभी बच्चों जब क्वेश्चन करेंगे तो और इसके ऊपर ज़रा छोटी मोटी चर्चाएँ करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि किसी भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को करने के बाद जो भी आपका एंड रिजल्ट आता है वहाँ पे कांस्टेंट सी क्यों लगाना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आओ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं छोटे मोटे जरा क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। आओ देखो, तो बच्चों अभी तक हमने बात करी थी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। अब जरा डेफिनिट इंटीग्रेशन के जरा एक आधा क्वेश्चन लगा के देखें। मान लो आपको कोई फंक्शन दिया जा रहा है, लेट इट बी 9x की पावर 8 प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये आपके पास एक फंक्शन है ना। अब मैं यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ज़रा समझना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लगानी पड़ेंगी लिमिट्स। क्या लगानी पड़ेंगी? लिमिट्स। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान रखने के लिए लिमिट्स भी ज़रा इजी रख ली। तो लिमिट्स रखी है 0 से लेके 1 तक। अभी लिमिट्स का रोल क्या होता है? लिमिट्स का रोल लास्ट में आएगा। सबसे पहले ये लिमिट्स जो हैं इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। ये बेसिकली x की वैल्यूज़ हैं, मतलब x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। तो अब क्या होगा इसकी कहानी? तो बच्चों इसकी कहानी बिल्कुल एंड में आएगी। तो आप इसको अभी नॉर्मली इंटीग्रेट करें जैसा आपने सीखा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था? ये दो प्लस के साथ हो रहे हैं, तो इसको आप एक फंक्शन मान लें और इसको इंटीग्रेट करें dx के साथ। मतलब ये सोच रहेगी हमारी 9x की पावर 8 विथ dx फ्रॉम लिमिट 0 to 1। उसी तरीके से प्लस 5 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक। आई बात समझ में, है ना। इस तरीके से इसको सोच लेना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 है, x का कोफिशिएंट, इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप सिर्फ क्या करो, x की पावर 8 को इंटीग्रेट करो। बताओ x की पावर 8 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर 9 डिवाइड बाई 9, है ना। पावर में कितना ऐड किया? 1 ऐड किया। जितना भी पावर में आया वो नीचे लिख दिया। अब करना क्या है? करना ये है यहाँ पे लिमिट्स पुट करना सीखना है। तो ये 0 से लेके 1 तक की कहानी है। अब जरा यहाँ आ जाओ पहले। बताओ ये 5 है ना, 5 आया बाहर
बचा dx। बताओ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? हाँ, कितना होता है? x। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक। बच्चों अभी ये नया नया सीख रहे हैं तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालांकि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही स्टेप में सारा काम बन जाता है। तो फिलहाल के लिए इस 9 को आप कर दो बाहर और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना। तो इस 9 को ज़रा बाहर ही कर दो, इस 9 को बाहर करके कर दो इस 9 से कैंसिल आउट। अब आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा है x की पावर 9 और लिमिट्स हैं 0 से लेके 1। मैंने क्या बताया? लिमिट्स क्या होती हैं? ये लिमिट्स x की वैल्यूज होती हैं, x जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रहा होता है। अब दैट इज़ अपर लिमिट, इट इज़ लोअर लिमिट। अब लिमिट्स पुट कैसे करनी है? सबसे पहले इस वेरिएबल में, इस x में आप रखोगे अपर लिमिट। आपने रखी अपर लिमिट, कितनी है? 1। और जो भी x की पावर है उसको राइज कर दो इसमें, तो 1 की पावर 9 माइनस फिर रख दो लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 0। ये हो गया इसका काम खत्म। ऐसे ही रखना है, बस सिंपल सा काम है। इसके पहले रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, प्लस 5। यहाँ आ जाओ, अब वही काम यहाँ भी कर दो। इस एक्स पे रखो पहले अपर लिमिट कितनी है? 1 माइनस फिर रख दो लोअर लिमिट कितनी है? 0। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ सॉल्व कितना आएगा? ये 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर? 6 के बराबर। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आपको लिमिट्स दी होती हैं उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करने के बाद आपको वहाँ पे कोई एक्स वाई टाइप का कोई टर्म नहीं मिलता है। फाइनली एक स्पेसिफिक वैल्यू वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ही कैसा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। उम्मीद है आपको ये लिमिट्स पुट करना आ गया होगा, ठीक है ना। आओ अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना मैं आपको क्या बताऊँगा। बच्चों आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी। मैंने आपसे कहा था आपके पास एक एसटी इक्वेशन है ना। अब आपके पास अगर एक एसटी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या फिर पोजीशन टाइम इक्वेशन। अब अगर मुझे वीटी इक्वेशन चाहिए, एसटी से अगर वीटी में जाना है, बताओ एसटी से वीटी में जाने के लिए हम क्या करते थे? हाँ, क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करा करते थे। तो अगर आपको पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या फिर पोजीशन टाइम इक्वेशन आपके पास है, उसको डिफरेंशिएट करके आप क्या निकाल सकते हो? वीटी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आपको वीटी से एटी में जाए तो क्या करेंगे? फिर अगेन क्या कर देते? डिफरेंशिएट कर देते। आपको क्या मिलता था? एटी इक्वेशन मिलती थी। बच्चों इसके लिए ज़रूरी है आपको पिछला लेक्चर दैट इज़ मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3 बड़ा क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो एसटी से वीटी में जाना है तो डिफरेंशिएशन, वीटी से एटी में आना है तो फिर डिफरेंशिएशन, है ना। अब क्या हो अगर मेरे पास एटी हो और मुझे वीटी में आना हो या फिर मुझे एसटी में जाना हो? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, हाँ एंटी डेरिवेटिव है। तो क्या करेंगे? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वीटी से एटी में जाना था तो डिफरेंशिएशन किया। अब अगर एटी से वीटी में आना तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। उसी तरीके से बच्चों अगर आपको वीटी से एसटी में आना है तो फिर क्या करेंगे? अगेन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। बच्चों ये जो रूल मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे ना तो काइनेमेटिक्स में बच्चों ये रूल बहुत बहुत काम आएगा। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जेई नीट के क्वेश्चंस, ग्राफ के क्वेश्चंस इसी रूल के बेस पे बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो बस याद रखना है, एसटी से वीटी में जाना है तो डेरिवेटिव, वीटी से एटी में आना है तो डेरिवेटिव, एटी से वीटी में आना है तो इंटीग्रेशन, वीटी से अगर एसटी में आना है तो भी इंटीग्रेशन लगानी है, ठीक है ना। बस इस रूल को जरा पकड़ लो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और सारी बातों को उसी क्वेश्चन में समझा दूंगा। आओ बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को ज़रा समझते हैं, है ना। अब उसके लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है। क्वेश्चन पूरा लिख तो नहीं रहा हूँ मैं, आपको सिंपली एक सिचुएशन में आपको दिखा देता हूँ। मान लो कोई पार्टिकल है तो यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँचा, है ना। एक सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूँ। जब वो यहाँ से चला तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब यहाँ पे समय क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। और मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0, और जो इसकी पोजीशन थी वो भी कितनी थी? 0। कहने का मतलब जब पार्टिकल यहाँ से चला तो t = 0 चला, उस समय इसकी वेलोसिटी 0 और पोजीशन भी क्या है? 0 है। मान लो वो वहाँ से यहाँ तक पहुँचा और यहाँ तक पहुँचने में इसको समय लगा t, वेलोसिटी हो गई इसकी v और पोजीशन हो गई उसकी x, ठीक है ना। अब बच्चों इससे मैंने आपको दिखाया क्या है?
इससे मैंने आपको इनिशियल और इसकी फाइनल वैल्यूज दे दी गई हैं, मतलब जहाँ से चला और जहाँ तक पहुँचा, है ना, जहाँ से चला और जहाँ पे पहुँचा। अब ऐसा करने के लिए मान लो वो जिस एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है ना, या फिर जिस एक्सेलरेशन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है वो आपको दे रखी है कितने के बराबर, 3t प्लस 4t स्क्वायर दे रखी है। मतलब इनडायरेक्टली आपको एक, मतलब डायरेक्टली एक AT इक्वेशन आपको दे रखी है। कहने का मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ आपको दिया हुआ है ना। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं इसको बड़ा डिटेल में सॉल्व करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका भी दूंगा। फॉलो आपने दोनों को करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट तरीके को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए और जल्दी भी क्वेश्चन उससे हो जाते हैं। खैर वो तो फिलहाल बात की बात है, अभी फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन पे फोकस करो। 0 से चले कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। अब ये इसकी इनिशियल वैल्यूज़ हैं, ये इसकी फाइनल वैल्यूज़ हैं और मुझे AT इक्वेशन दे रखी है। अब याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपसे कहा था अगर आपको AT इक्वेशन दे रखी है, आपको VT में आना है या फिर VT से ST में आना है, तो बताओ क्या करेंगे। हाँ, AT से VT में आने के लिए इंटीग्रेशन और VT से ST में आने के लिए भी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो बस शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, एज्यूम कर लेना सवाल में आपसे पूछा गया है फाइंड VT इक्वेशन एंड ST इक्वेशन, या फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है एंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। आओ शुरू करें, इस क्वेश्चन को हम कैसे करके डील करेंगे। तो बच्चों स्टार्टिंग होगी आपकी AT इक्वेशन से। तो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 3t प्लस 4t स्क्वायर। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो बच्चों, वेलोसिटी कैसे करके फाइंड आउट की जाएगी। तो पहली बार मैं इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। हाँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे VT इक्वेशन इसकी किस तरीके से आएगी। इनिशियल फेज में 11th क्लास में जब हम स्कूल में पढ़ते तो ऐसे ही हमें सिखाया भी जाता है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एक्सीलरेशन को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको dv/dt कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्योंकि ये एक्सीलरेशन को लिखने का एक और तरीका है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक्चुअली मैंने कोई चेंज किया नहीं है। तो ये 3t रहेगा और ये 4t स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। याद करो वो कहानी जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू, मैंने आपको एक fx दिया था, फिर मैंने कहा था इसका dy/dx कितना होगा, f' होगा। फिर मैंने कहा था इसका dy कितने के बराबर होगा, f' इंटू dx के बराबर होगा। तो अगर आप देखो तो हम एक्चुअली यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कहाँ तक, dv इज इक्वल टू 3t प्लस 4t स्क्वायर इंटू dt तक। अगर आप देखो तो ये दो चीज़ें आपको मैच करते हुए नजर आएंगी। मैंने अभी आपसे कहा भी था स्टार्टिंग में कि ये जो चीज़ है ये इस पिक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है ना, है ना, इम्पोर्टेंट करेक्टर। देखो dy का काम कर रहा है dv, f' का काम कर रहा है ये चीज़, और dx का काम कर रहा है यहाँ पे dt। क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो t के टर्म्स में, तो ऑपोजिट भी किसके टर्म्स में होगा, dt के टर्म्स में होगा। अब अगला काम क्या करना है, क्योंकि मुझे VT इक्वेशन चाहिए तो मुझे इसको क्या कर देना चाहिए, डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। अब क्या ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह करूं या डेफिनिट की तरह, तो मैं फिलहाल इसको दोनों तरीके से कर सकता हूं। क्योंकि मुझे इनिशियल और फाइनल वैल्यूज दे रखी हैं तो मैं इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही करूंगा। अब देखो कैसे करके होगा बच्चों। यहाँ पे आती है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट किसकी आएगी, जो भी आपका यहाँ ऑपरेटर रहा होगा, क्योंकि dt ऑपरेटर है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में सारा इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ आएगी टाइम की सबसे छोटी वैल्यू। बताओ कहाँ से शुरू हुआ है टाइम, 0 से। यहाँ आएगी टाइम की सबसे बड़ी वैल्यू जहाँ तक आपने जाना है। कहाँ तक जाना है, t टाइम तक। तो 0 से लेकर t तक मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ वेलोसिटी कहाँ शुरू हुई, 0 से v तक। अब बताओ dv क्या बताएगा आपको, dv बताएगा टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ v। अगर चाहो तो आप इसकी लिमिट्स भी पुट कर सकते हो 0 से लेके v तक। अब यहाँ आ जाओ। अब बच्चों यहाँ आपको बड़ा फास्ट ट्रैक में काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप सीख चुके हो कि इंटीग्रेशन कैसे करके करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना रिजल्ट देखो। जरा मैं इसको थोड़ा सा जरा t इज इक्वल टू 0 की जगह पे सिंपली 0 पुट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता लग गया ना t की सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t तक। अब मुझे 3t को इंटीग्रेट करना है। तो 3t को अगर इंटीग्रेट करना है तो सोच ऐसी रहेगी, 3t को इंटीग्रेट करना है तो 3t इंटीग्रेट हो रहा है किसके टर्म्स में, dt के टर्म्स में। तो अब बार बार वो स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, 2-3 स्टेप्स में करने की जरूरत, एक ही स्टेप में खत्म करो। बताओ अगर 3t को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ 3t को देखो और इसको x की पावर n वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो। तो 3 तो वैसे का वैसे ही रहा,
टी की पावर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगी टी की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस ये है 4। अब इस 4t स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में। तो 4 ऐसे ही रहा। बताओ t स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा +1, जितनी भी पावर है उसमें +1 कर दिया और जो भी पावर में आ रखा है वही डिनोमिनेटर में छा जाएगा। ठीक है ना। अब क्या मुझे कांस्टेंट सी लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए बच्चों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है लिमिट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। अब बच्चों थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना। देखो अब क्योंकि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट t है, अब इसका मतलब मुझे इस पूरे फंक्शन में एक बार इस पूरे फंक्शन में t की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर t की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, हालांकि इतना करने की ज़रूरत है नहीं। जरा यहाँ भी यही काम कर लो। बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताओ बताएगा क्या ये, टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये तो v हो गया, इसका काम खत्म। अब इस पूरे फंक्शन में एक बार रखो t की जगह पे अपर लिमिट जो कितने के बराबर है, t के बराबर। हो सकता है ये 1 2 3 टाइप का भी कुछ हो सकता था, तो खैर फिलहाल t है, क्योंकि मुझे vt इक्वेशन चाहिए तो इसलिए मुझे यहाँ पे t ही रखना पड़ा है ना। तो 0 से लेके t तक, तो इस t की जगह पे जब अपर लिमिट पुट करेंगे, बताओ ये ऐसे ही दिखेगा, नहीं दिखेगा, 3/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू टी का क्यूब। मैंने क्या करा, इस t में अपर लिमिट पुट कर रखी है, वो जो भी है यहाँ पे फिलहाल के लिए t है, ये अपर लिमिट का काम खत्म हो गया। माइनस अब आएगी लोअर लिमिट। बताओ अगर मैं इसकी जगह पे लोअर लिमिट पुट करूँ तो लिमिट पुट कहाँ करते हैं, जो भी आपका वेरिएबल होता है। तो यहाँ टाइम वेरिएबल है तो t की जगह पे आपने लोअर लिमिट पुट करी। बताओ यहाँ t की जगह पे लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 0, प्लस यहाँ भी अगर लोअर लिमिट पुट करोगे t की जगह पे ये भी कितना हो जाएगा 0। अब इस बात से बच्चों एक चीज़ पता लगती है, जब भी आपको लोअर लिमिट 0 दे रखी है तो उसका फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, क्योंकि आप उसको पुट करोगे भी तो आपका समय ही बर्बाद होगा, बाकी इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको फिर लिखने का भी कोई मतलब नहीं बनता, इसको हटा देते हैं। तो फाइनली बच्चों मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गई वीटी इक्वेशन। क्या मिल गई, वीटी इक्वेशन मिल गई। आपको दिख रहा होगा ये आ गई आपकी वीटी इक्वेशन। देखो मैंने यहाँ पे सी नहीं लगा रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर रखी है, मतलब ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो फाइनली हमें मिल जाती है एटी इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन, वीटी इक्वेशन। अब समय है कौन सी इक्वेशन निकालने का, हाँ एसटी इक्वेशन निकालने का। उससे पहले एक बार आप इसको पॉज करके प्रॉपरली नोट जरूर कर लें। अब इसकी बच्चों एसटी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो फिर वही कहानी, अब मुझे वीटी से कहाँ जाना है, मुझे वीटी से जाना है एसटी में। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे बताओ, वेलोसिटी को लिखने का एक तरीका क्या होता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ ये तो वेलोसिटी होती ही नहीं होती है, बचपन से पढ़ता है ना, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या फिर चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अब मैं इस v को इस तरीके से मिल सकता हूँ, तो ये फंक्शन तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 3/2 टी का स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू टी की पावर 3। अब क्या करेंगे, हाँ dx रखा एक साइड, dt ले आते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 3/2 टी का स्क्वायर प्लस 4/3 टी का क्यूब इंटू dt। इसको जरा तरीके से लिख देना। अब मुझे करना क्या है, मुझे टोटल चेंज इन x पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, है ना। थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना, हैंड राइटिंग का जरा मेरा इशू रहता ही रहता है ना, बचपन की वो है, ये उपलब्धि है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब लिमिट्स की बारी, तो शुरुआत कहाँ से हुई है कहानी की शुरुआत हो रखी है t=0 से, और कहानी कहाँ तक जा रही है, t=t तक। अब जब t=0 है तो बताओ आपकी पोजीशन क्या है, 0। जब t=t है तो आपकी पोजीशन क्या है, x है। तो इस dx को इंटीग्रेट कर रखा है 0 से लेके x तक। बताओ dx क्या बताएगा, टोटल चेंज इन x बताएगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो आप इसको सिंपली फिर x से ले सकते हो। अब आ जाओ इधर की तरफ को, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको जरा मिटा देता हूँ। ओहो देखो धुआं हो गई जिंदगी। तो ये था 0। अब 3/2 का इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर, मतलब 3/2 टी स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है dt के रेस्पेक्ट में। सीधे करो, 3/2 ऐसे ही रहा। बताओ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dt कितना होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, t का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस। अब मुझे इस चीज़ फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू dt। तो बच्चों 4/3 तो ऐसे ही रहा,
बताओ टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर 4/4 के बराबर। बस आगे की फॉर्मेलिटी थोड़ी कर दो, 3 से टी कटा, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो फाइनली जो मेरे पास x आएगा, नीचे मेरे पास तो जगह बची है लेकिन कैमरे में जगह नहीं है, तो इसको यहाँ पे आप मिटा देते हैं, इसका अभी अब ज़रूरत नहीं है इसकी। तो फाइनली ये रिजल्ट जो सॉल्व करके आया वो ये कुछ ऐसा आ रखा है, 3 से 3 कैंसिल आउट, t³/2, t³/2। यहाँ क्या बचा प्लस, यहाँ क्या बचा t की पावर 4/3, तो ये बचा t की पावर 4/3। अब बारी आती है लिमिट्स की, तो लिमिट्स मैंने यहाँ रखनी चाहिए थी, मैं भूल गया, 0 से लेके t तक। अब बच्चों देखो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट करता हूँ तो मुझे t की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, इस पूरे में t की जगह पे पहले आएगी अपर लिमिट माइनस फिर आएगी लोअर लिमिट। अब अगर मैं इस पूरे में t की जगह पे अपर लिमिट पुट करता हूँ तो ये कैसा दिखेगा, इस t की जगह पे अपर में बार बार अपर लिमिट बोल रहा हूँ, जो भी होगा ये 1 2 3 जो भी होगा। तो फिलहाल के लिए क्योंकि ST इक्वेशन निकालनी है तो इसलिए t की जगह पे t पुट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस t की पावर 4/3 माइनस ये अपर लिमिट का बच्चों काम खत्म हो गया है। अब मुझे पुट करनी है लोअर लिमिट, मतलब t की जगह पे लोअर लिमिट। अब अगर आप लोअर लिमिट पुट करोगे, मैंने आपको बता ही दिया था, अगर लोअर लिमिट 0 है तो फिर उसका कोई रोल नहीं होता, मतलब ये जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आ गई मेरी ST इक्वेशन। जरा मैं इसको अब सजा धजा के जरा बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिलहाल के लिए आप इसको फटाफट नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, आपको AT इक्वेशन दे रखी थी और AT को डिफरेंशिएट करके आपको VT इक्वेशन मिली ना, फिर VT को फर्दर डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिली, ST इक्वेशन मिली। तो ये तो हो गया इसका सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करने का तरीका। अब कैसे करके इसका शॉर्टकट सीखा जाए वो मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है शॉर्टकट, इंटरेस्टिंग तो क्या बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। तो फिलहाल के लिए आपको AT से VT और VT से XT या फिर ST इक्वेशन निकालनी आ गई। अब अगर आपको AT दे रखी हो, डायरेक्टली 1-2 सेकंड के अंदर कैसे करके VT निकाली जाए और 1 या 2 सेकंड के अंदर किस तरीके से ST इक्वेशन निकाली जाए, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाऊंगा, बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोर्ड को जरा साफ करता हूँ पहले। चलो अब मान लो यही क्वेश्चन, यही सिचुएशन आपको दे रखी है और AT आपको दे रखी है, आपने VT में जाना है। विदिन 2 सेकंड आप VT में आ सकते हो। देखो कैसे करके बताओ, अगर मैं एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिलती नहीं मिलती है भाई, फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं ना, हमें तो ऑब्जेक्टिव में है 4 ऑप्शन है, एक क्लिक करना है, एक टिक करना है बस। तो बताओ एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगी, वेलोसिटी। इसका मतलब मुझे फिर इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, जरा देखो तो 3 ऐसे ही रहा, t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 2/2। वेरी गुड, वही काम मुझे इसके संग भी करना पड़ेगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 4 ऐसे ही रहा, t स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना हो गया, t की पावर 3/3। बहुत बढ़िया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर लिमिट का क्या हुआ, लिमिट के बारे में तो कुछ बताया नहीं। हाँ बच्चों, क्योंकि मैं इस तरीके से कोई शॉर्टकट से कर रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा जब भी आप इसको शॉर्टकट से करते हो। चिंता ना करें, ये बहुत इजीली आप इसको आगे देख लोगे, अभी कैसे करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सवाल ये कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c की वैल्यू क्या होगी। आओ देखो बच्चों, देखो ये आपको सिचुएशन दे रखी है, मुझे बताओ जब t 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, हाँ 0 थी। तो जब t 0 था तो वेलोसिटी 0 थी। बताओ t की जगह पे 0, v की जगह पे 0 पढ़ के c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 के बराबर। इस तरीके से आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही मतलब चीटिंग टाइप की होगी ना, आपने सवाल ही, आपने डेटा इतना आसान दे रखा है कि इसलिए जल्दी से आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता भाई, यहाँ पे t1 होता, v2 होता, या ये 2 होता, ये 3 होता, ये 1 होता, ये 5 होता, ऐसी तो कुछ होता, तो क्या दिक्कत है भाई। t1 होता तो यहाँ पुट कर 1 पुट कर देते, v2 होता तो यहाँ 2 पुट कर देते, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बढ़ जाती, लेकिन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की फिर भी आपको वैल्यू मिल जाती। तो ध्यान रखें, t की वैल्यू v की वैल्यू पुट करी तो c की वैल्यू आपको मिल गई, है ना आसान। तो बताओ c कितना आया, 0। अब c 0 आ रखा है तो इसका मतलब इस c को हटा देना ही बेहतर है। तो बस चले जाओ भाई c। अब ये आ गई आपकी VT इक्वेशन। अब मुझे आना है ST पे। अब मैं जानता हूँ वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या मिलती है, मुझे पोजीशन मिलती है या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ x से लिखा है तो x ही लिख दिया। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आया x, इसका मतलब मुझे इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन कितने के बराबर आएगा,
बताओ 3/2 तो ऐसे ही रहा, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी क्यूब ओवर 3 होता है। बहुत बढ़िया। प्लस 4/3 ऐसे ही रहा, इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 4/3 एज इट इज़ रहा। बताओ टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी की पावर 4 ओवर 4। इससे ये गया, इससे ये गया। तो फाइनली एक्स टी इक्वेशन क्या मिल गई आपको, आपको मिल गई टी क्यूब ओवर 2 प्लस टी की पावर 4 ओवर 3। क्या मुझे सी लगाना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए। जब भी शॉर्टकट से करें सी को जरूर लिखें। फिर सी कैसे आएगा, फिर वही कहानी। देखो जब टी 0 था तो पोजीशन क्या थी, 0 थी। तो जब टी 0 था पोजीशन 0 थी, दोनों को पुट करो तो आपको सी का वैल्यू अगेन कितना मिल जाएगा, 0 के बराबर। आगे बात समझ में? उम्मीद है आ गई होगी, मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो कितना आसान था, ए टी से बी टी में जाना और वी टी से एक्स टी में आना, है ना। तो बस याद यही रखना है, वी टी से ए टी से वी टी में कैसे आना है और वी टी से एस टी में कैसे आना है। रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। खास तौर पे जो एंड में मैंने आपको एक शॉर्टकट आपको बता रखा है किस तरीके से जल्दी जल्दी इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको बच्चों बहुत ध्यान से समझना। ना समझ में आया हो तो दोबारा से, है ना, दोबारा से रिवाइंड करके फिर इसको देखना, आपको डेफिनेटली ये जरूर समझ में आएगा। तो अब फाइनली एंड अप करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको सिखाया क्या, मैंने आपको बेसिक मैथ सिखाई है। अभी बेसिक मैथ्स में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाई, स्लोप को आपके सामने रखा, स्लोप को डेरिवेटिव से इन्वॉल्व किया, फिर डेरिवेटिव को मैंने आपको एट द एंड इंटीग्रेशन से इन्वॉल्व करना सिखाया था। ठीक है ना। तो बच्चों क्या इतनी मैथमेटिक्स काफ़ी है फिजिक्स के लिए? देखो अगर आप देखो तो ये जितनी मैथमेटिक्स मैंने आपसे डिस्कस करी थी, ये ऐसी मैथमेटिक्स है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, और इसको ऐड या इन बिटवीन सिखाना थोड़ा बच्चों को मुश्किल होता है, और बच्चों के लिए समझना भी इसको मुश्किल होता है। तो इसलिए जितनी मैथ्स मैंने यहाँ पे आपको सिखा रखी है ये मोस्ट रिक्वायर्ड होती है, जिसको समझने में भी दिक्कत आती है और थोड़ा समझाने में भी दिक्कत आती है। तो ये मैथ्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है अगर आप क्लास 11 की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। क्या इतनी मैथ्स काफ़ी है? नहीं, मैथ्स और भी होगी इसमें, लेकिन वो ऐसी मैथ्स होगी जिसको इन बिटवीन अगर मैं आपको सिखाऊंगा भी तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात, इस लेक्चर में मैंने आपको क्या नहीं सिखाया। देखो इस लेक्चर में मैंने आपको पहले तो बताता हूँ क्या सिखाया। मैंने आपको डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन से रिलेट करना बताया। क्या बताया? डिफरेंशिएशन होता है एक स्मॉल चेंज, और अगर हम टोटल चेंज निकालना चाहते हैं तो जो टोटल चेंज होता है किसी कंटिन्यूस फंक्शन का, ये जो ऐड करना होता है ना, ऐड करना होता है छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस को, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन से हमने कनेक्ट किया था इंटीग्रेशन को। देखा जाए तो स्लोप को कनेक्ट किया डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन को कनेक्ट किया इंटीग्रेशन से। डिफरेंशिएशन होता है एक स्मॉल चेंज, इंटीग्रेशन होता है एक टोटल चेंज। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है ना। अब क्या नहीं सिखाया बच्चों? मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज, मैंने बहुत 3 फॉर्मूले आपको सिखा रखे हैं इंटीग्रेशन से देखा जाए तो। बाकी फॉर्मूलेज आप क्या करें, अपनी बुक्स जो भी आपके पास रिफ्रेशर वगैरह पड़ी हुई हैं उन बुक्स से उन फॉर्मूलों को पढ़ें, सीखें, लिखें। जब भी आप इन फॉर्मूलों को पढ़ें एक चीज़ मेरी याद रखना, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। मतलब अगर आप एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वापस आपको वही फंक्शन मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर जिस तरीके से log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। उसी तरीके से जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x हुआ करता था तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, sin x के बराबर होगा, है ना। इन फॉर्मूलेस को आप अपनी बुक से खुद से पढ़ने की कोशिश करना। मैंने सिर्फ उन फॉर्मूले से फोकस किया था जिसको थोड़ा सा बच्चों को समझाना पड़ता है और बच्चों को समझना भी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आ रखा है तो आपको क्या करना है वो आपको पता है। ठीक है ना। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।